BVG वेलनेस। आजकल स्ट्रेस और टेंशन होना आम बात है, लेकिन क्या आप जानते हैं ये आपकी सेहत को किस तरह से प्रभावित करते हैं? चाहे काम का बोझ, फैमिली की जिम्मेदारियां या आने वाले कल की चिंता, ये सब हमारे दिमाग पर असर डालते हैं, जिससे स्ट्रेस हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। समस्या ये है कि ज्यादा स्ट्रेस के कारण हमारा इम्यूनिटी सिस्टम भी कमजोर पड़ जाता है। तो आज बीवीजी वेलनेस की इम्यूनिटी सीरीज में हम बात करेंगे कैसे स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी से आप अपने स्ट्रेस और एंजाइटी को बड़े ही आराम से मैनेज कर पाएंगे। हेलो, हाय, नमस्कार। मैं आपकी होस्ट और दोस्त वर्षा दुबे आप सभी का हमारे शो बीवीजी वेलनेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, बीवीजी वेलनेस की इम्यूनिटी सीरीज में आज हम बात करेंगे स्ट्रेस और एंजाइटी की। स्ट्रेस और एंजाइटी होने के कारण क्या क्या होते हैं और कैसे आप इनको मैनेज कर सकते हैं। आज इन्हीं सभी विषयों पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीवीजी लाइफ साइंसेज एंड लिमिटेड की एक्सपर्ट डॉक्टर अर्चना शिंदे। बीवीजी लाइफ साइंसेज एक ऐसी आधुनिक संस्था है जिसके चुनिंदा साइंटिस्ट और डॉक्टर्स अपनी रिसर्च के आधार पर आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल के कारण होने वाली समस्याएं, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम्स, एस्थमा, लीवर प्रॉब्लम्स, कॉन्स्टिपेशन, हेयर फॉल से निपटने के लिए ऐसे प्रोडक्ट्स का निर्माण कर रहे हैं जो ह्यूमन लाइफ को साधारण से बेहतर और बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। उन्हीं चुनिंदा एक्सपर्ट्स में से एक बहुत ही प्रतिभाशाली भारत विकास ग्रुप यानी बीवीजी के वेलनेस क्लिनिक की कंसल्टेंट हैं डॉक्टर अर्चना शिंदे। आपने आयुर्वेद में स्नातकोत्तर किया है और साथ ही आपने आयुर्वेद में पीएचडी की उपाधि हासिल की है। स्कोपस, वेब ऑफ साइंसेज जैसी विभिन्न उच्च अनुक्रमित पत्रिकाओं में आपके कई वैज्ञानिक शोध लेख और शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं। आप इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ आयुर्वेद, ग्लोबल आयुर्वेद एकेडमी संयुक्त राज्य अमेरिका की आजीवन सदस्य हैं। आप बीवीजी के माध्यम से लोगों की स्वास्थ्य सेवा में लगी हुई हैं। डॉक्टर अर्चना, आज बीवीजी वेलनेस के इस मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया वर्षा। तो मैम, आज हमारे इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं स्ट्रेस और एंजाइटी की। इनके कारण क्या होते हैं, किस तरह से इनको मैनेज किया जा सकता है, सभी विषयों पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप हमें और हमारे सभी दर्शकों को थोड़ा बताएं कि स्ट्रेस और एंजाइटी क्यों होता है, इनके क्या कारण होते हैं, क्या ये एक दूसरे से भिन्न है या सेम होते हैं? जी, स्ट्रेस और एंजाइटी एक ऐसा अंडर एस्टिमेटेड टॉपिक है जो कि बहुत एडवांस स्टेज तक जाने तक ये लोगों को ध्यान में नहीं आता है और ये एक डिसीज करके इसकी तरफ लोग देखते नहीं है। बेसिकली बहुत सारे कंफ्यूजन्स होते हैं कि क्या ये स्वभाव से रिलेटेड है या क्या सही में ये डिसीज है कि नहीं। तो स्ट्रेस और एंजाइटी ये इतना इम्पोर्टेंट आज के जमाने में होने वाली बहुत इम्पोर्टेंट एक डिसीज है बोल सकते हैं या डिसऑर्डर बोल सकते हैं। ये बेसिकली मनोवह संस्थान से रिलेटेड डिसऑर्डर है, प्रोसेस है बेसिकली, जिसका इफेक्ट फिर आपको फिजिकल लेवल पे मतलब मेंटल लेवल पे जो होने वाली डिसऑर्डर है, जिसका अगर हमने टाइमली ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट नहीं किया तो वो आपको फिजिकल स्टेटस तक लेके जाएगी और आपकी तबीयत और ज्यादा डिटोरिएट हो सकती है। तो मनोवह संस्थान का जो ये डिसऑर्डर है बोल सकते हैं, ये स्टेट बोल सकते हैं, ये एक मेंटल स्टेट होती है जहाँ पे पेशेंट को अलग अलग चीजों से डर लगना या उसकी एक अवस्था होती है जो अलग अलग स्तरों पे रिएक्ट करती है और कहीं ना कहीं ये नॉर्मल आपका जो डे टू डे लाइफ का जो रूटीन चल रहा है कहीं ना कहीं ये इसको भी इफेक्ट करती है। और धीरे धीरे अगर ये जो फिजिकल या मेंटल जो स्टेट है, ये अगर हमने सही मायने में सही तरीके से अगर उसको जांच नहीं किया या उसको अरेस्ट नहीं किया तो उसका बहुत सारे लार्जर लेवल पे लोगों को ये फिर साइकियाट्रिस्ट तक की जाने की जरूरत पड़ सकती है। तो ये वैसे देखेंगे तो ये बहुत ही छोटी चीज मानी जाती है, लोगों को इसका इतना महत्व है भी नहीं है, लेकिन इसका जो निदान है उस होना बहुत जरूरी है। टाइमली मैनेजमेंट होनी उतनी ही जरूरी है जितनी फिजिकल जो डिसीजेज है जितनी वो जरूरी है उतनी ही ये मेंटल डिसऑर्डर भी इसका भी निदान करना, उसका इलाज करना उतना बहुत जरूरी है। मैम, क्या स्ट्रेस और एंजाइटी एक ही है या इनमें कुछ अंतर होता है? दोनों स्ट्रेस और एंजाइटी ये मैंने जैसे बताया मेंटल स्टेट ऑफ माइंड का एक अवस्था बोल सकते हैं जिसे।
तो स्ट्रेस और एंजाइटी बेसिकली ये हम लोग इसे डिसीज करके नहीं बोलते हैं, लेकिन आगे आने वाले जो मेंटल डिसीजेज है उसकी शुरुआत होने की यहीं जो से होती है। प्रक्रिया होती है वो स्ट्रेस, और उसकी अगली जो स्टेप होती है वो है एंजाइटी। तो स्ट्रेस और एंजाइटी ये दोनों साथ साथ चलने वाली फ्रेजेस है, लेकिन अगर ये सही अगर हम लोग इसे टाइमली अरेस्ट करेंगे तो ये एडवांस स्टेज में नहीं जाती है और ये हमें अच्छे रिजल्ट्स भी देती है। बिल्कुल। तो मैम अभी आपने बताया, बातों बातों में आपने एक चीज बोला कि इसका शरीर पे भी बहुत बुरा असर पड़ता है, ना सिर्फ मानसिक तौर पर आपको परेशान करता है बल्कि शारीरिक तौर पर भी ये आपके लिए अच्छा नहीं है। तो क्या और असर पड़ता है हमारे शरीर में, किस प्रकार से ये हमें अफेक्ट करता है? ये एक तो मेंटल स्टेट है स्ट्रेस और एंजाइटी, जो कि आपके थॉट प्रोसेस पे कहीं ना कहीं ये थॉट प्रोसेस को चेंज करने वाली है, या निगेटिव इम्पैक्ट आपकी थॉट प्रोसेस का जो एक कॉग्निटिव एक मैकेनिज्म होता है, तो वो हमारा दिमाग ये ऐसी चीज है कि ये पॉजिटिव भी सोच सकता है, नेगेटिव भी सोच सकता है। तो जब ये निगेटिव थॉट प्रोसेस का ज्यादा प्रभाव हमारे ब्रेन पे या थिंकिंग पावर पे जब होता है, तो कहीं ना कहीं ये पेशेंट वो एंजाइटी की तरफ, स्ट्रेस की तरफ बढ़ता है। और ये होने की काफी चीजें हैं, इसके हर इंसान के जो मनोबल है इसके ऊपर डिपेंड है। एक आधा इंसान का मनोबल बहुत ही कमजोर है तो वो इंसान को छोटी छोटी चीजों का भी डर लगना, या बहुत ज्यादा चिंता करना, बहुत सोचना, हर चीज बहुत ज्यादा सोच के करना, उसके ऊपर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चर्चा करना, उसका डर रहना, ये सब चीजें कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपके माइंड पे निगेटिव असर करते हैं, डेवलप करने के लिए असर करते हैं, प्रवृत्त करते हैं, और ये धीरे धीरे फिर आपको स्ट्रेस की तरफ लेके जाता है। ये दिमाग में आने वाला, दिमाग एक हमारी ऐसी संस्था है जहाँ पे आपकी थॉट प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है। सिर्फ यहाँ पे स्लीपिंग जब आप सोते हो तब भी चलती है, लेकिन वो आपको रिकॉग्नाइज नहीं होती। तो ये कंटिन्यू चलने वाली एक प्रक्रिया हमारे दिमाग की होती है, कॉग्निटिव पावर। तो जब ये थॉट प्रोसेस चलती है तो ये नेगेटिव चल सकती है, ये पॉजिटिव वे से चल सकती है। लेकिन जो पेशेंट कमजोर, मनोवन संस्थान जिनका कमजोर है, या जो इमोशनली बहुत वीक पेशेंट्स होते हैं, उनको ये होता है कि उनका देखने का जो जरिया होता है एक चीज की तरफ, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्ट्रॉन्ग इमोशनली वेल बैलेंस्ड इंसान है और वहीं पे एक वीक इमोशनल ड्रेन्ड आउट पेशेंट है, और सामने एक ही चीज है, कोई एक घटना घड़ी है, तो जो इंसान जितनी पॉजिटिवली वो चीज ओवरकम करेगा, जिसकी पॉजिटिव थिंकिंग है, उतना ही मुश्किल वो नेगेटिव थिंकिंग जो मरीज के लिए लगेगा कि वो ओवरकम कैसे करे। तो यहीं से ये शुरुआत होती है बेसिकली, और यही फिर आपको कहीं ना कहीं ये साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स की तरफ लेके जाने वाली ये प्रक्रिया होती है। तो इस तरीके से स्ट्रेस बेसिकली ये होता है कि कोई भी चीज के बारे में अति चिंता करना, और एंजाइटी ये होती है कि जो आपके हाथ में कंट्रोल नहीं है उसकी तरफ भी आपको उसकी ज्यादा चिंता सता रही है, जिसके कारण आपको फिजिकल अफेक्ट कर रहे हैं। होता है। मेंटल तो रहता ही है, लेकिन फिजिकल भी रहता है कि फिर उसके आपको लक्षण दिखने लगेंगे। एंजाइटी में पेशेंट को नींद प्रॉपर नहीं आती है, खाने में असर होता है, कंसंट्रेशन वीक होता है, जो चीजें दैनंदिन जीवन में जो रोजमर्रा की चीजें है वो प्रॉपर सही तरीके से नहीं कर सकता, ये डर, हर चीज का डर बैठ जाता है। तो इस तरीके से अलग अलग आपको शारीरिक भी लक्षण इसमें दिखने लगते हैं। तो ये एक वी कैन से इट कि ये वाइस वर्सा, ये जितना मन पे असर करता है उतना ही ये शरीर पे भी असर करता है। मैम अभी आपने स्ट्रेस और एंजाइटी के कुछ लक्षणों के बारे में बात की थी, तो आजकल ना कॉर्पोरेट का जमाना है, हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्ट्रेस रहता है, चाहे वो काम का स्ट्रेस हो, फैमिली का स्ट्रेस हो, कुछ ना कुछ कारण रहते हैं। तो कैसे आइडेंटिफाई किया जाए? क्या कोई एक लाइन है कि अगर इसके ऊपर अगर स्ट्रेस है आपको, तो ये आपको अब इस पे ध्यान देने की बहुत जरूरत है? एक तो मैं ये पहले बताऊंगी कि ये क्यों बढ़ रहा है। अभी जो कल्चर डेवलप हुआ है, न्यूक्लियर फैमिली का कल्चर, हम लोग जब एक 10, 20, 15 साल पहले की अगर आप देखोगे तो बिग फैमिलीज का कल्चर था, जहाँ पे जॉइंट फैमिलीज एक साथ रहते थे,
नाना नानी, दादा दादी, काका काकी सब एक साथ रहते थे, मिलकर बच्चे बड़े होते थे, साथ साथ पढ़ते थे। लेकिन अभी कंपटीशन बढ़ गई है, रिक्वायरमेंट्स लोगों की बढ़ गई है, कॉरपोरेट कल्चर आया है, वहाँ पे अभी जो बड़ी फैमिलीज है तो वहां से जॉइंट फैमिलीज का कल्चर अभी न्यूक्लियर फैमिली में आया है, जहाँ पे आपको लोग कम रहेंगे, सीमित, आप 2 या 3 लोग घर में रहोगे। यहाँ पे कम्युनिकेशन, इनडायरेक्टली आपका कम्युनिकेशन जो होना चाहिए, जो लोगों से पहले होता था घर में, एक साथ जो संवाद होते थे फैमिली में लोगों के साथ, वो अभी कहीं ना कहीं कम होते जा रहे। इसी के साथ वर्क प्रेशर इतना बढ़ रहा है, कंपटीशन सब तरफ है, तो वर्किंग प्रेशर भी बढ़ रहा है, जिसके कारण खुद के लिए टाइम नहीं दे पाते, या सोशल जो गैदरिंग्स होते हैं वो लोग कम कर पाते हैं, लोगों तक या दोस्तों तक मिलने तक का समय कम रहता है। तो ये सब कहीं ना कहीं चीजें इनडायरेक्टली आपकी कम्युनिकेशन गैप डेवलप कर रही है। कम्युनिकेशन मतलब क्या, जो आप एक्सप्रेशंस, जो आपके सेल्फ थॉट एक्सप्रेशंस के लिए जो ये प्रणाली बहुत अच्छा काम करती थी, ये कहीं ना कहीं हैम्पर हुई है। इसके कारण ये हो रहा है कि ये बर्डन इनडायरेक्टली आपके दिमाग में आ रहा है, जो अगर छोटा भी चीज है जो आप शेयर नहीं, जब आप शेयर करते हो, लेट गो करते हो चीज को, या उसको फ्री फ्लो करते हो, तो वो जो निगेटिव इम्पैक्ट जो रहता है, निगेटिव थॉट का जो इम्पैक्ट रहता है, वो आपके मन से रिलीज हो जाता है किसी के साथ शेयर करने के कारण। लेकिन अभी ये जो कल्चर है, वर्क प्रेशर है, न्यूक्लियर फैमिली है, इसके कारण है ये हो रहा है कि आपके लिए लोग अवेलेबल नहीं है। अगर आप लग रहा है कि मुझे किसी से बात करनी चाहिए, आपके लिए कोई अवेलेबल नहीं है शेयरिंग के लिए, तो इसके कारण ये हो रहा है कि बैक ऑफ द माइंड ये प्रेशर डेवलप होके स्ट्रेस डेवलपमेंट में ये बहुत मददगार हो रहा है, ये जो कल्चर डेवलप हुआ है। तो कॉरपोरेट में तो हमें पता है कि टारगेट ओरिएंटेड वर्क रहता है, उनको टारगेट दिया रहता है, वो उतना टारगेट उनको अचीव करना होता है सेड पीरियड में। तो जब कहीं पे भी टारगेट ओरिएंटेड वर्क रहता है तो 100% ये है कि आपको इनडायरेक्टली आपके बैक ऑफ द माइंड, आपके शरीर पे, आपके दिमाग में उसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है, और ये कहीं ना कहीं स्ट्रेस फैक्टर बढ़ने के लिए और स्ट्रेस फैक्टर डेवलप होने के लिए ये कहीं ना कहीं रहता ही है, रिस्पॉन्सिबल रहता ही है। कॉरपोरेट कल्चर प्रोग्रेशन के लिए तो है ही, हम लोग कॉरपोरेट कल्चर की तरफ प्रभावित होते हैं, हमें पैसा दिखता है, शानो शौकत दिखती है, लेकिन उसके साथ साथ आने वाले ये साइलेंट किलर्स भी है, जो कि कहीं ना कहीं आपके सेहत पे बुरा असर दिखाते हैं। जैसे शारीरिक फिजिकल डिसीज डेवलपमेंट के लिए भी कॉरपोरेट कल्चर कहीं ना कहीं कारणीभूत होता है, उसी तरीके से मानसिक अवस्था के जो अलग अलग रोग है, या मानसिक अवस्था के जो अलग अलग विकल्प है, उसके लिए भी ये कहीं ना कहीं कारणीभूत होते दिखाई दे रहे। तो कॉरपोरेट कल्चर में ये नहीं बोलूंगी कि ये बुरा है, लेकिन वो कल्चर में हमें रहते समय हमें हमारी मानसिक अवस्था भी ठीक रखनी उतनी ही जरूरी है, उसकी हमें निगाह रखनी उतनी ही जरूरी है, हमारे स्वास्थ्य के ऊपर उतना ही ध्यान जरूरी है, ताकि आप जो पीयर प्रेशर है, या जो कॉरपोरेट में आपको जो एक आपको ये देते हैं, सेट देते हैं कि आपको ये करना है, तो वो कर सकेंगे आप, अगर आप पूरी तरीके से पॉजिटिव थिंकिंग रहेंगे, पॉजिटिव थिंकर्स रहेंगे, आपकी मनोबल सही रहेगा, तो आप कॉरपोरेट कल्चर को भी उतनी ही आसानी से अच्छे से व्यतीत कर पाओगे और उसका आनंद भी ले पाओगे। तो इनडायरेक्टली कॉरपोरेट कल्चर तो है ही कि जो आपको स्ट्रेस दे रहा है, और वो, लेकिन ये है कि उसकी एक कला है जो आपको सीखनी है, उसे ओवरकम कैसे करना है। तो इस तरीके से कॉरपोरेट कल्चर का एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है ही, जो अंडरलाइंग कॉज हम लोग बोल सकते हैं। बिल्कुल मैम, अभी आपने मेंशन किया कि पहले जब जॉइंट फैमिलीज होती थी तो आपके पास लोग होते थे अपनी बातें शेयर करने के लिए, तो स्ट्रेस कम होता था, उस जमाने में इतना स्ट्रेस नहीं होता था। तो अभी मैं एक WHO की रिपोर्ट पढ़ रही थी, तो उसके अनुसार पहले तो हम बोलते थे कि ये स्ट्रेस एंजाइटी बड़े लोगों में ही होता है, तो बच्चों में तो कहीं दूर दूर तक ये हमारे ख्याल ही नहीं आता था कि बच्चों में भी स्ट्रेस एंजाइटी हो सकता है। तो WHO की रिपोर्ट के अनुसार बच्चों में भी अब स्ट्रेस और एंजाइटी बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिल रहा है, तो इसका क्या कारण हो सकता है? जैसे मैंने बोला, बढ़ता हुआ कॉर्पोरेट कल्चर, न्यूक्लियर फैमिली, ये एक रीजन तो है ही। अगर WHO का आप स्टेटस, अभी आपने जैसे प्रिवेलेंस बताया है, उसी तरीके से मैं ये भी शेयर करना चाहूंगी। 2019 का जो रिपोर्ट है उसमें 301 मिलियन लोग ये स्ट्रेस
के फेज से गुजर रहे हैं। तो ये एक लेटेस्ट रिपोर्ट हमारे पास है। तो ये होने का कारण मैंने जैसे बताया, न्यूक्लियर फैमिली पहले जो था ना कि बिग फैमिलीज या जॉइंट फैमिलीज में शेयरिंग केयरिंग के लिए लोग तो रहते ही थे, लेकिन वर्क भी डिवाइड होता था। बच्चों का जो भी कुछ काम होगा, जो डेली रूटीन रहता था, वो भी डिवाइड होता था। तो ये सिंगल पर्सन के ऊपर इतनी जिम्मेदारी नहीं आती थी कि उसे सभी करना है। लेकिन अब जब ये न्यूक्लियर फैमिलीज आई है तो घर से लेके ऑफिस से लेके स्कूल तक सब चीजों में एक इंसान को या दो इंसान को वो सब चीजें करनी होती है। तो ये इसके कारण क्या होता है कि अगर समझो आप एक फैमिली है जिसमें माता पिता है और उनका एक या दो बच्चे हैं, ये न्यूक्लियर फैमिली हम लोग जिसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये है कि वर्क प्रेशर, तो वर्किंग पेरेंट्स है आजकल, तो ये कॉमन सिनेरियो है कि दोनों माता भी और पिता दोनों भी ऑफिस के लिए जाते हैं, काम करते हैं। तो यहाँ पे वो दोनों को पीयर प्रेशर ऑफिस का तो रहता ही है, लेकिन घर के भी जो काम है वो सब करने होते हैं। दूसरी चीज, बच्चों का संगोपन, उनका स्कूल का, ये सब चीजें उनको देखनी होती है। इस चीज में, ये फेज में कहीं ना कहीं पेरेंट्स का कम्युनिकेशन, ये हेल्दी कम्युनिकेशन दिखता नहीं है। बच्चों के साथ उनका जो कम्युनिकेशन है वो कहीं पे हैम्पर होता है, जिसके कारण इनडायरेक्टली बच्चों पे भी इसका असर देखने को मिलता है। बच्चों को यूजुअली, या आजकल हम जब बच्चे छोटे थे तो हमें तो टेंशन ये क्या है ये फ्रेज ही पता नहीं थी, या स्ट्रेस क्या है ये फ्रेज हमको नहीं पता थी। लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो 5वीं कक्षा का बेटा भी बोलता है मुझे टेंशन आ गया, कल मेरी एग्जाम है मम्मी मुझे टेंशन आ गया। तो ये फ्रेजेस उनको इतनी कम उम्र में जब पता चल रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ओवरऑल उनका जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं उनके डेवलपमेंट में, उनके मेंटल स्टेटस पे भी इफेक्ट कर रहा है। इसीलिए, और दूसरी चीज मीडिया, टेलीविजन, यहाँ पे भी जब बच्चों को वो चीजें देखनी दिखती है जो नहीं देखनी चाहिए, तो उसका भी असर कहीं ना कहीं उनके मेंटल स्टेटस पे हो रहा है। और कहीं ना कहीं जो कंपटीशन अभी बढ़ती कंपटीशन है, जहाँ पे अभी ऐसा है कि देखिए सोशो इकोनॉमिकल कंडीशन पहले से अभी लोगों की बढ़ी हुई है, बड़ी अवेलेबिलिटी, पैसे अच्छी मात्रा में लोग कमाते हैं, रहते हैं, तो उनको ये रहता है कि मेरा बेटा हर चीज में अव्वल आना चाहिए। वो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड बच्चों पे भी उसका पीयर प्रेशर पड़ता है कि नहीं मुझे फर्स्ट आना है, मुझे ये क्लास करनी है, मुझे ये भी करना है, मुझे इसमें माहिर होना है, मुझे खेलना भी है, मुझे ड्राइंग भी करना है, मुझे सिंगिंग भी करना है। तो जब पेरेंट्स की बच्चों की तरफ की जो एक्सपेक्टेशंस है वो काफी हाई जहां हो रही है, वहां पे इनडायरेक्टली वो प्रेशर बच्चों पे आने वाला है और इनडायरेक्टली उनके मेंटल स्टेटस पे भी वो उसका इफेक्ट आने वाला है। तो बिल्कुल भी ये गलत रिपोर्ट है नहीं कि आपको बच्चों में ये दिखाई नहीं दे रहा है। इनडायरेक्टली अगर आप देखेंगे तो जैसे डिसीज बढ़ रहा है, वैसे मेंटल फटीग के, मेंटल डिसऑर्डर्स के बच्चों में भी ये चीजें बहुत सी दिखने लगी है। तो अब हम चाहेंगे कि आप थोड़ा इसके लक्षणों के बारे में बताएं कि कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि एक व्यक्ति को स्ट्रेस और एंजाइटी की समस्या है। बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने बोला कि ये मेंटल या थिंकिंग डिसऑर्डर है कि आपको थॉट प्रोसेस आपकी कहीं पे डिस्टर्ब हो जाती है, जिसके आपको शारीरिक लक्षण दिखना शुरू होता है। तो बहुत कॉमन चीज ये है कि जो अंडर स्ट्रेस इंसान रहता है वो बेसिकली अंडर प्रेशर, आपको उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि ये अंडर प्रेशर है या अंडर एंजाइटी है। वो ज्यादा, कोई भी एक छोटी भी चीज होगी उसके बारे में ज्यादा सोचेगा, काम करने में टाइम ज्यादा लगाएगा। एक काम करना है तो उसके लिए सोचना ज्यादा करेगा और काम कम करेगा। कहीं ना कहीं फिर आपके जो गोल्स अचीव करने होते हैं वहां पे वो स्लो डाउन हो जाता है। इसी के साथ उसको डर, ये एक चीज है कि छोटी छोटी चीजों से वो डर बैठता है उसे, तो वो करने की उसकी हिम्मत कम कर देता है। उसी के साथ साथ वो फियर के कारण उसकी ब्रेथलेसनेस, अगर आप ये चीजें कंट्रोल नहीं होती है थॉट प्रोसेस, तो ये कहीं ना कहीं आगे जाके बॉडी में जो दिखता है, जो एंजाइटी में दिखता है बेसिकली, कि हार्ट पल्पिटेशन होगा, उसको बहुत धड़कनें तेज होगी। इसके साथ उसको स्वेटिंग आता है, उसको बहुत जल्दी स्वेटिंग डेवलप होता है, कोल्ड, हाथ पैर उसके ठंडे पड़ जाएंगे। उसी के साथ उसके फेशियल एक्सप्रेशंस भी चेंज होते हैं। इसी के साथ वो
बोलना, जो सोशलाइजिंग होता है या किसी को एक्सप्रेस वे आउट जो होता है एक्सप्रेशन का, वो कम करेगा या शेयरिंग वो नहीं करेगा। तो छोटी छोटी चीजें हैं, ये लक्षणें हमें वो इंसान को देख के परख के हमें पता चलती है कि शायद ये कहीं ना कहीं स्ट्रेस से या एंजाइटी से गुजर रहा है। तो इस तरीके से अलग अलग लक्षण हम लोग ऐसे पेशेंट्स में देखते हैं। बिल्कुल मैम, क्या स्ट्रेस और एंजाइटी का हमारी इम्यूनिटी पे भी कोई असर पड़ता है? पहले तो स्ट्रेस और एंजाइटी, इसमें बहुत ही फाइन लाइन डिफरेंस है। ये स्टेजेस है, आपको आगे डिप्रेशन की तरफ लेके जाने वाले एक स्टेजेस है। फर्स्ट स्टेज इज स्ट्रेस, सेकंड स्टेज इज एंजाइटी एंड थर्ड इज डिप्रेशन। तो ये स्टेप बाय स्टेप होने वाली मनोवैज्ञानिक विकल्प और मनोवैज्ञानिक डिफॉर्मिटीज बोल सकते हैं या डिसऑर्डर्स बोल सकते हैं। तो जहाँ पे हम लोग इम्यूनिटी की बात करते हैं, मैंने जैसे बताया कि स्ट्रेस हमारे मानसिक जो लॉजिकल थिंकिंग है इस पे तो इफेक्ट करता ही है, वो शारीरिक जो हमारी क्रिया है उस पे भी इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है। तो जब आपकी शारीरिक क्रियाओं पे या शारीरिक प्रकृति, जैसे कि पाल्पिटेशन हो रहा है या डर बैठ रहा है, वो पाल्पिटेशन डर के मारे कहीं वो जो काम करना है नहीं करेगा, स्लो डाउन हुआ है पेशेंट, तो ये कहीं ना कहीं आपके जो फिजिकल मेटाबॉलिज्म है वो भी स्लो डाउन करता है और इसके कारण इनडायरेक्टली आपकी इम्यूनिटी भी हैम्पर होने में कारणीभूत होती है। कहीं ना कहीं आपकी इम्यूनिटी भी थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाती है, क्योंकि मनोवह स्त्रोतस का जो रोग निदान होता है या उसका जो कंट्रोल होता है वो इम्यूनिटी पे ना रह के बेसिकली वो आपका जो इमोशनल कोशंट है, वो इंसान का जो इमोशनल कोशंट है वो कितना स्ट्रांग है, उसके ऊपर ये स्ट्रेस फैक्टर आप कितना ले सकते हो, कितना एब्सॉर्ब कर सकते हो, हर एक का ये अलग अलग परसेप्शन होता है लेने का। तो इसे हम लोग बॉडी थ्रेशोल्ड भी बोल सकते हैं। एक आधा इंसान, हमने कॉमनली देखा है कि फीमेल्स में बेसिकली जब डिलीवरी होती है, नॉर्मल लेबर में कोई लेडी होती है जिसको दर्द सहन करती है वो इजीली, लेकिन बहुत सी ऐसी भी लेडीज है जिनको थोड़ा भी अगर तकलीफ शुरू होती है तो वो दर्द सहन नहीं कर पाती। तो ये बॉडी का नॉर्मल थ्रेशोल्ड है, ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपके मनोबल पे डिपेंड है। तो जिसका मनोबल स्ट्रांग है उसको स्ट्रेस या एंजाइटी से इतना इफेक्ट नहीं होता है, उसके जिंदगी में चाहे कितने भी आपको स्ट्रेसफुल उतार चढ़ाव है, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस है, लेकिन अगर उसका मनोबल स्ट्रांग होगा तो वो उतार चढ़ाव भी उतने ही स्किलफुली वो ओवरकम कर सकता है। लेकिन जिनका मनोबल वीक है, ऐसे पेशेंट्स में छोटी भी चीज होगी तो उसका वो इतना बड़ी चीज बना देंगे और उसको टैकल करने के लिए भी उनको उतनी ही ज्यादा हिम्मत, एफर्ट्स लगेंगे। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो इम्यूनिटी पे इनडायरेक्टली स्ट्रेस का इफेक्ट तो होता ही है। अगर लॉन्ग टर्म तक हम लोग स्ट्रेस और एंजाइटी या ये जो मेंटल डिसऑर्डर्स है, डिफॉर्मिटीज है, ये अगर हम लोग अरेस्ट नहीं करते हैं तो। बिल्कुल मैम, अब हमसे एक कॉलर जुड़ रहे हैं, उनकी भी कोई समस्या है, हम चाहेंगे उनकी समस्या का समाधान आप जरूर दें। जी, हेलो। नमस्कार डॉक्टर। नमस्ते, मैं अनुष्का बात कर रही हूँ नोएडा से। जी बोलिए। मैं बाय प्रोफेशन एक इंजीनियर हूँ जी, और मेरा नाइट शिफ्ट रहता है जी, जिसके कारण मेरा पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। ओके, और इसका असर मेरे हेल्थ पर भी पड़ रहा है। कई बार स्ट्रेस लेवल बहुत हाई हो जाता है। ओके। तो क्या कोई ऐसा प्राकृतिक तरीका है जिससे मैं अपनी इम्यूनिटी को मजबूत बनाकर ओके, स्ट्रेस को कम कर सकती हूँ? अनुष्का जी, मैंने आपका सवाल सुना। जैसे आपका रूटीन है, ये रूटीन में आपका पूरा बॉडी क्लॉक ही चेंज हुआ है, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये बॉडी क्लॉक जो चेंज हुआ है ये इनडायरेक्टली आपके सेहत पे असर दिखाना शुरू कर रहा है। जहाँ पे स्ट्रेस की बात हो रही है वहाँ पे ये स्ट्रेस एक ऐसा स्टेट है, यहाँ पे आपको दवा तो काम करेगी, लेकिन दवा के साथ और भी कुछ चीजें हैं जिसका आपने रेगुलरली फॉलो करनी चाहिए, जो दवा के सिवा भी ज्यादा असरदार स्ट्रेस को मैनेज कर सकेंगी। फॉर एग्जाम्पल ब्रीदिंग टेक्निक्स होती है या योगा, मेडिटेशन की अलग अलग टेक्निक्स होती है। ये अगर आप इसका प्रयास करेंगे, इसकी आप रेगुलरली अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको डे टू डे लाइफ में आपको जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है वो कहीं ना कहीं ओवरकम करने के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ साथ कुछ इम्यूनिटी बूस्टर्स भी होते हैं जो आप ले सकते हो, जो आपको फिजिकली फिट रखेगा
और फिजिकली जब इंसान फिट रहता है तो बहुत बार आपको जो ये मनोविकार होते हैं ये भी कहीं ना कहीं आपके फेडअप होने के लिए भी हेल्पफुल रहते हैं। तो बीवीजी लाइफ साइंसेज ने हमने एक शतप्लस जो इम्यून बूस्टर दवाई बनाई है जो कि सिरप फॉर्म में आती है, वो आप ले सकते हो बिल्कुल, जो कि आपको इम्यूनिटी बरकरार रखने के लिए भी हेल्प होगी। और अगर आपको साउंड स्लीप और ब्रीदिंग में या आपकी जो नींद है उसमें कुछ जो अगर असर हो रहा है उस पे, उसके लिए भी हम लोगों ने एक दवाई बनाई है जिसे हम लोग रिलैक्सट्रिस नाम से मरीजों तक पहुंचाते हैं। ये भी कहीं ना कहीं आपका जो साउंड स्लीप है वो लाने के लिए हेल्प करेगी, आपका मनोवह स्रोतस जो है उसको बरकरार रखने के लिए हेल्प करेगी, और जो फिजिकली मेटाबॉलिक जो आपकी एक्टिविटीज है जैसे आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहना, ब्रीदिंग नॉर्मल रहना, ये सभी चीजों के लिए भी ये दवाई काम करेगी। तो आपको शतप्लस और रिलैक्सट्रिस ये अगर दोनों साथ में लेंगे तो शायद कहीं ना कहीं आपको और कुछ दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इसके साथ साथ आप अगर योगा, ब्रीदिंग टेक्निक्स इसकी अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप, मुझे नहीं लगता आपको इससे ज्यादा और कुछ ज्यादा चीजें करने की जरूरत पड़ेगी। आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल व्यतीत कर सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अनुष्का जी, हमें पूरी उम्मीद है जो भी समाधान आज हमारी डॉक्टर ने आपके साथ शेयर किया वो आपको फायदेमंद लगा होगा, और हमसे कांटेक्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैम आप चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अभी हमारी कॉलर ने भी बात की कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जा सकता है, तो हम चाहेंगे कि आप थोड़ा डिटेल में हमारे दर्शकों को बताएं कि स्ट्रेस को मैनेज कैसे किया जा सकता है। तो पेशेंट का जो थिंकिंग पावर है, जो माइंडसेट है, वो पॉजिटिव रखने के लिए कहीं ना कहीं साइकोलॉजिस्ट अलग अलग ये जो टेक्निक्स मैंने जो बताई, म्यूजिक थेरेपी है, रीडिंग है, आपकी हॉबी डेवलपमेंट है, या फिर आप सिंपल है कि आप दोस्तों के साथ कहीं पे चले जाओ, दोस्तों के साथ शेयरिंग करो। बहुत बार ये भी होता है कि हमारा लाइफ जो है चलता है, मोनोटोनस चलता है कि रोज सुबह उठो, ऑफिस जाओ, घर के काम करो, सो जाओ, सेम। उसमें भी ये होता है कि आपको कहीं ना कहीं बहुत निगेटिव इम्पैक्ट डेवलप होना शुरू होता है। तो ये अगर ब्रेक डाउन करना है तो आपको स्मॉल ब्रेक्स लेने हैं। आप फैमिली ट्रिप्स पे जाइए, छोटी फ्रेंड्स के साथ छोटे पिकनिक्स पे जाइए। तो इस तरीके से अगर आपके जो डेली रूटीन है उसमें अगर आप थोड़ी बदलाव लाएंगे, खान पान की जो चीजें है उसमें आप हेल्दी चीजों का सेवन करेंगे, इसी के साथ साथ अगर जरूरत पड़े तो आप जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है हमने जैसे शतप्लस बनाई है, इसका भी आप एज एडजुवेंट करके हेल्प ले सकते हो, इसका सेवन कर सकते हो। तो इस तरीके से अलग अलग, बेसिकली मनोवह विज्ञान में आपको दवा की जरूरत कम पड़ती है, आपको जो काउंसलिंग पार्ट है वो ज्यादा जरूरी और वो ज्यादा इम्पैक्टफुल ट्रीटमेंट देने वाली चीज है। तो इसमें आपको काउंसलर की भी आप हेल्प ले सकते हो आपका माइंडसेट पॉजिटिव रखने के लिए। तो पॉजिटिव थिंकिंग, इसके लिए जो अलग अलग थेरेपीज है उसका आप रेगुलरली प्रैक्टिस कर सकते हो। इस तरीके से अलग अलग टेक्निक्स है जो आज डेवलप भी हुई है और लोग इसका उपयोग भी कर रहे हैं, तो लोगों को इसकी भी अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है। मैम ये सारे रिलैक्सेशन टेक्निक्स ही है ना? जी, माइंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स जिसे हम बोलते हैं, म्यूजिक थेरेपी है या फिर आपकी रीडिंग, कोई भी हॉबी डेवलपमेंट है, ये कहीं ना कहीं जाके इनडायरेक्टली आपके माइंड को रिलैक्स करती है या हैप्पी करती है। व्हेन यू गेट रिलैक्स या फिर आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है, कोई चीज करोगे तो आपके बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स सिक्रेट होते हैं। जो हैप्पी हार्मोन्स आपको सिक्रेट होते हैं वो आपका स्टेट ऑफ माइंड पॉजिटिव रखने के लिए हेल्प करता है। तो इसीलिए ये जो थेरेपीज है इसको आप जरूर प्रैक्टिस करनी चाहिए हर एक इंसान ने। मैम हमारे ऐसे बहुत से दर्शक हैं जो अपनी समस्या हमें ईमेल्स के थ्रू भेजते हैं, तो ऐसे एक हमारे दर्शक हैं, उनका ईमेल आया है, मैं वो ईमेल पढ़ के आपको सुनाना चाहूंगी। मैम ये ईमेल हमें कुलवंत जी ने लिखा है और ये उदयपुर के रहने वाले हैं। तो इनका सवाल कुछ इस प्रकार से है कि इनका 12 साल का बेटा है और वो पढ़ाई पे ज्यादा देर तक कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। तो उनको थोड़ा ऐसा चाहते हैं कि उनका जो बच्चा है वो ज्यादा पढ़ाई की तरफ कंसंट्रेशन से फोकस के साथ पढ़ाई लिखाई करे, तो उसके लिए वो क्या कर सकते हैं? ये बहुत कॉमनली देखा गया सवाल है। स्कूल गोइंग बच्चों में ये बहुत ही कॉमनली लोग पेरेंट्स लेके आते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ाई में ध्यान नहीं देता है या फिर उसका कंसंट्रेशन कम है। तो मैं ये कुलवंत जी से यही बताना चाहूंगी कि शायद हो सकता है वो अगर कंसंट्रेशन कम हो रहा है तो उसका डिस्ट्रैक्शन कहाँ है वो आप पहले देखिए। बहुत बार बच्चों को ये होता है कि उनका पढ़ाई में ध्यान कम रहता है क्योंकि उनका इंटरेस्ट का जो सोर्स होता है वो कहीं तो अलग होता है। बहुत बच्चों का इंटरेस्ट खेलने में रहता है, कोई बच्चों का इंटरेस्ट कुछ
पेंटिंग, ड्राइंग ऐसी चीजों में होता है, तो उसका जो सोर्स ऑफ इंटरेस्ट है वो पहले आप खोजिए। शायद हो सकता है वो सोर्स ऑफ इंटरेस्ट अगर आप फुलफिल करोगे तो वो इधर भी पढ़ाई में भी ध्यान देगा। बहुत बार ये भी होता है कि बच्चों को समझता नहीं है, जो सिखाया है समझता नहीं है, और लैक ऑफ वो समझता नहीं है, इसलिए उसका इंटरेस्ट जो डेवलप होना चाहिए वो चीज में डेवलप नहीं होता और इसके कारण उसका कंसंट्रेशन कम हो जाता है। तीसरी चीज ये है कि अगर शायद उसका फिजिकल मेंटेनेंस के लिए या फिजिकल एबिलिटी में रिक्वायरमेंट जो डेली नीड है वो अगर कम पड़ रही है, न्यूट्रिशन कम पड़ रहा है, उसको खान पान में कुछ कमी है, या फिर उसकी नींद प्रॉपर नहीं हो रही है, ये अगर कहीं है तो भी शायद हो सकता है उसका कंसंट्रेशन, जो पढ़ाई में कंसंट्रेशन है वो कम हो रहा है। पेरेंट, एज अ पेरेंट मैं आपको ये सलाह दूंगी कि आपको उसके स्कूल में भी एक राउंड लगा के टीचर से ये चीजें थोड़ी डिस्कस करेंगे, या आप उनके टीचर को थोड़ा सेंसिटाइज करेंगे आपके बच्चे की अवस्था के बारे में, तो शायद हो सकता है कि जो उसका सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन हो या सोर्स ऑफ इंटरेस्ट हो, वो अगर कहीं स्कूल से रिलेटेड है तो उसकी इंफॉर्मेशन शायद आप तक पहुंचे, और वो अगर आप करेक्ट करोगे तो शायद हो सकता है उसका कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगा। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स आजकल डेवलप की है साइकोलॉजिस्ट, हम लोग काउंसिलर, जो आजकल स्कूल में भी काउंसिलर्स रहते हैं, जो स्कूल स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। जो बच्चे स्कूल में बहुत कम कंसंट्रेशन से पढ़ते हैं या बहुत चंचल होते हैं, उनके लिए ये काउंसिलर्स बेसिकली आजकल प्रोवाइड किए जाते हैं, जिनको बहुत अच्छी अच्छी मेडिटेशन टेक्निक्स सिखाते हैं। आयुर्वेदा में त्राटक करके बताया है, जहां पे आपको एक साथ देखना है, कंसंट्रेशन की अलग अलग टेक्निक्स है, तो वो करने के लिए ड्राइंग है, स्केचेस है, ये एक कंसंट्रेशन डेवलप करने के लिए टेक्निक्स है, वो काउंसिलर्स बच्चों से करवाते हैं। तो आप इसकी भी सहायता ले सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप एज अ सप्लीमेंट करके, हर्बल सप्लीमेंट करके शतप्लस लेना चाहो तो सिरप शतप्लस भी आप ले सकते हो, जो कि बच्चों का जो हेल्थ है वो मेंटेन रखने के लिए हेल्प तो करेगी ही, लेकिन एक साउंड सब जो बाकी जो प्रक्रिया है, जो मनोवह प्रक्रिया है, वो भी एक कहीं ना कहीं बैलेंस रखने के लिए हेल्प करेगी। तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो शायद मुझे नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा सवाल है या बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन अगर ये आप उसका जो सोर्स है वो अगर आप ढूंढोगे तो इसका आपको इलाज मिल जाएगा। जी कुलवंत जी, हमें पूरी उम्मीद है जो भी समाधान आज हमारी डॉक्टर ने आपके साथ शेयर किया वो आपको फायदेमंद लगा होगा, और हमसे कांटेक्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैम अब चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आपने अभी थेरेपिस्ट की बात की है, हमने बहुत पूरे सेशन में हमने काउंसलिंग, थेरेपी, बहुत सारी बातें करी हैं। तो आजकल अगर किसी को स्ट्रेस होता है वो अपने करीबी लोगों से नहीं बोल पाते हैं, फैमिली फ्रेंड्स, उनको लगता है उनको जज करेंगे, तो लोग रेदर थेरेपिस्ट के पास जाना ज्यादा पसंद करते हैं। तो उस पर आपकी क्या राय है? तो जो भी आपके करीबी लोग हैं, आपके दोस्त है, आपके फ्रेंड सर्कल में है, कोई आपके रिलेटिव्स है, उनसे आप ओपन अप होइए। कन्वर्सेशन, हेल्दी कन्वर्सेशन इज द की ऑफ योर हेल्दी मेंटल स्ट्रेस। तो आप बातें कीजिए, आप ओपन अप होइए सबके सामने, या आप जो जिसके साथ आपको लगे कि नहीं आप अच्छे से कनेक्ट हो सकते हो या आगे वाला आपको समझ सकता है, उससे आप कनेक्ट होइए। थेरेपीज या काउंसलिंग ये चीज तो है ही, ये आपको हेल्प करने के लिए ही है, लेकिन मैं अगर प्राइमरी स्टेज में आपको स्ट्रेस रिलीविंग करना है तो मैं ये नहीं कहूंगी कि आप आज ही मुझे लग रहा है ये कि महीने भर से मुझे स्ट्रेस फील हो रहा है, कहीं पे इसका साइड इफेक्ट दिख रहा है तो मैं तुरंत जाके काउंसलिंग करूं। प्राइमरी आप काउंसलर से एक सलाह ले सकते हो, लेकिन डोंट टेक इट एज अ हैबिट डेवलप की हर बार हर छोटी चीज को लेके आप काउंसलर के पास जाओ। दैट इज द ओवर यूज ऑफ द सोर्सेस विच आर अवेलेबल फॉर यू। बिल्कुल जी मैम, आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि अगर आप डिपेंड नहीं होने चाहिए किसी दूसरे पर्सन पे। अगर आपको थोड़ा भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप तुरंत उनके पास नहीं जाने चाहिए। जी मैम, अंत में हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को क्या कोई मैसेज देना चाहेंगी ताकि वो अपना स्ट्रेस, एंजाइटी मैनेज कर पाए और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी देखिए, स्ट्रेस, एंजाइटी ये सब चीज खुद पे डिपेंड है।
ये कहीं पे भी दूसरों से आने वाली चीज नहीं है। ये मेंटल वेलबींग अगर आपको ठीक रखना है तो आपको आपका मनोबल ठीक रखना बहुत जरूरी है, और ये चीज दूसरे कोई ना कोई दवा आपको ये दे पाएगी या कोई आपको कोई दूसरा इंसान ये दे पाएगा। ये आपको खुद को डेवलप करने वाली टेक्निक है। इसी में जैसे अभी हमने बच्चे की भी बात की थी, तो एक डेली रूटीन की तरह अगर आपका मेंटल वेलबींग या पॉजिटिव थॉट प्रोसेस अगर नॉर्मल रखना चाहते हो तो ओंकार का जाप आप 21 बार रोज सुबह फ्रेश एयर में बैठ के शांति से आंखें बंद करके ओंकार जाप अगर आप 11 बार या 21 बार करोगे तो कहीं ना कहीं ये आपका पूरा दिन जो है वो पॉजिटिव वे से जाने के लिए, व्यतीत करने के लिए हेल्प होगा। आपका स्टेट ऑफ माइंड पॉजिटिव रहेगा और हो सकता है आप स्ट्रेस से कहीं दूर दूर तक आपको स्ट्रेस भी नहीं छुएगा। बिल्कुल डॉक्टर अर्चना, आज आपने हमें और हमारे सभी दर्शकों को स्ट्रेस और एंजाइटी पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। उसके साथ ही आपने कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स के बारे में बात की, और अभी आपने ये भी बताया कि आप अगर ओमकार का जाप करते तो वो भी आपके लिए फायदेमंद होता है। तो ये सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। कमजोर इम्यूनिटी और बेहतर स्वास्थ्य के लिए बीवीजी लाइफ साइंसेज एंड लिमिटेड ने आपके लिए तैयार किया है एक आयुर्वेदिक सप्लीमेंट शत प्लस आपके परिवार के लिए एक संपूर्ण स्वास्थ्य समाधान है। शत प्लस के रेगुलर यूज से पाएं बेटर एनर्जी लेवल्स, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी और ओवरऑल हेल्दी लाइफस्टाइल। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें, डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर हैं। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे आज के एपिसोड में जो भी जानकारी हमारी डॉक्टर ने आपके साथ शेयर की वो आपको फायदेमंद लगी होगी। इसके साथ ही हमारे आज के एपिसोड में बस इतना ही। हम आपको फिर मिलेंगे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और हमसे जुड़े रहिए बीवीजी टीवी पर। धन्यवाद। बीवीजी वेलनेस।